क्योंकि हमारी चर्चा तो होती रहती है। मैं चाहूँगा कि आज जिनको आप लोग सुनने आए हैं तो आप उन्हीं को सुना जाए। तो मैं बिना किसी औपचारिकता करते हुए माननीय सर से कहूँगा कि सर मंच आपका है, विद्यार्थी आपके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों के प्रशिक्षण या फिर इसको कोचिंग कह लें, उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जिसमें राम लखन जी को मैं जानता हूँ, इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पर शिक्षक हैं, कोच हैं, मार्गदर्शक हैं और जो आपको यहाँ पर किसी भी तरह से सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूँगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मैं उन दो बच्चियों को भी धन्यवाद करूंगा जो मेरे ऑफिस में आए थे। आए क्या दोनों बच्चे? हाँ दिखाइए। हाँ, एक तो मैं नाम याद रह गया मुझे, बस कन्या है ना। ये एक्चुअली अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को लेकर के मेरे पास आए थे और उनसे जब मैंने बातचीत की तो मुझे पता चला कि आप लोगों का यहाँ पर एक कोचिंग चलता है और उसमें काफ़ी बच्चे आते हैं और उनसे बातचीत की जा सकती है। मेरी हमेशा से इच्छा रहती है कि मैं अपने युवा साथियों से जुड़ूँ। जहाँ पर भी मैं रहता हूँ वहाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना हमसे जुड़ गया है, तो उसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अपने कैरियर को संभालने के लिए आए हैं और उसमें हम लोग आ करके आप लोगों से बातचीत करें। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं और खास तौर पर जिस उम्र में हम लोग होते हैं उस उम्र में वो अवधारणाएं एक संशय या फिर दुविधा के रूप में ज्यादा होती है। मन में तो बहुत उमंगें रहती हैं कि हमें प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई करनी है और सर्विसेज देनी है सोसाइटी को, बड़ा ऑफिसर बनना है और जो कुछ हो सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए करना है। लेकिन उसके लिए मार्ग क्या है और हमें करना क्या है, इसके बारे में स्पष्टता नहीं होती। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो बेसिक बातें होती है वो इसी बात के लिए होती हैं कि वहां पर जाएंगे आप तो आपको मार्ग प्रशस्त किया जाता है ना। वहां ये बताया जाता है कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए करना क्या है। अब उस करना क्या में कई बातें आती हैं। आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसको किस तरह से करना चाहिए, आप उस पढ़ाई को किस तरह से करें, उसकी तैयारी किस तरह से करें, जो आपका सिलेबस है उसको किस तरह से आप कवर करें, फिर आपकी जो खासियतें होती हैं हर एक विद्यार्थी में, हर एक प्रतियोगी में अलग अलग तरह की खासियतें होती हैं। एक अच्छा जो मार्गदर्शक होता है वो अपने प्रतियोगियों के खासियतों को पहचान लेता है। आप लोगों में जो खासियत होगी या फिर जिसको कहा जाए कमजोरी, तो मैं नहीं मानता हूं कि सभी लोगों में अलग अलग किसी चीज को ग्रैस्प करने की, ग्रहण करने की अलग अलग क्षमता होती है। उसको यदि किसी ने पहचान लिया, आपके मार्गदर्शक ने, तो उसको क्या बोलते हैं, जो आपकी खासियत है उसको ताकत बनाना और आपके अंदर जो ग्रैस्प करने की कम क्षमता है उसको अप करना, ऊपर उठाना, उसको बढ़ाना या उसकी जगह पर कुछ चीजें और डाल करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये मार्गदर्शक का काम होता है। और इसी प्रक्रिया में आप भी अपने आप को पहचान पाते हैं कि मेरे अंदर क्या है और क्या नहीं है, और उसके आधार पर फिर आप अपनी तैयारी करते हैं। बेसिकली ये जो तैयारी है
ये आप अपने घर पर आपकी रूटीन पढ़ाई करते हुए भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, प्रतियोगी मिलेंगे, जो कि बहुत बिना कोचिंग लिए, बिना ट्रेनिंग लिए ऐसी परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। ये कोई कंपल्सन नहीं है, अनिवार्यता नहीं है कि आप किसी कोचिंग में आए और कोचिंग मिलने के बाद ही आप सफल। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे, मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो हमारा प्रश्न चिन्ह उठता है हमारे लिए, वो हमारा संशय और हमारी दुविधा ही होती है। इस दुविधा में ये वाली बात भी आती है कि क्या कोचिंग में जाने वाले लोग ही सफल होते हैं? ऐसा नहीं। इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो ये है कि हम चाहे यहां आकर के या घर पर रह करके या बहुत सारी सुविधाओं के बीच में या बहुत कम सुविधाओं के बीच में तैयारी कैसे करते हैं, हम पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर उस टास्क के प्रति कितने सिंसियर हैं, गंभीर हैं और उसको किस तरह से कर रहे हैं, ये सारा कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। आपको सब कुछ किताबों के बीच में लाइब्रेरी में पढ़ते रहो 18 घंटे, लेकिन उससे फायदा होगा ये जरूरी नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी पढ़ाई करते होते हैं या कुछ लोग जॉब करते होते हैं, उसके बावजूद वो सफल होते हैं। तो इसमें ये सारी चीजों को क्लियर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है कि आपको किस तरह से रास्ता बनाया जाए और उस रास्ते पर कैसे चला जाए और मंजिल तक पहुंचा जाए, इसी की बात होती है। मैं यहाँ कोई भाषण देने तो आया नहीं, ठीक है ना? तो ये जो पूरा संवाद होगा जितनी देर हम कर सकेंगे, ये मैं चाहूँगा कि इंटरेक्टिव, ठीक है? आप लोग बहुत दिनों से मेरे ख्याल से यहाँ आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग लगभग कितने समय से? 6 महीने हो गए। तो सब 6 महीने वाले हैं या फिर कुछ लोग बाद में भी आए हैं? एटलीस्ट 3 महीने तक के सभी लोग होंगे, उससे भी कम वाले भी हैं क्या, जो भी आ रहे हैं? तो कोई बात नहीं, 1-8 महीने तक तो होगा ना। तो 1 महीने में आपने बहुत कुछ जान समझ लिया होगा। मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लोगों के प्रश्नों का या आप लोग की जो क्वेरीज होगी उन पर बात कर लें, फिर मैं जहाँ जरूरत होगी वो बातचीत के माध्यम से अपनी बात कहूँगा, लेकिन जहाँ जरूरत होगी मैं अलग से कोई बात कहूँगा, ठीक है? तो मैं बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं बहुत सामान्य तरीके से आप ये समझिए कि आपका बड़ा भाई आया हुआ है, उसके साथ आपको बातचीत करनी है। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा से लेकर के आपके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के, आपकी पढ़ाई में या फिर और दूसरी तरह की जो दिक्कतें हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। कोशिश ये रहे कि हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहे, ठीक है? तो शुरू करिए। किसी को है अपनी जगह पर खड़े होकर के बात कर सकते हैं, मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। कोई हिम्मत दिखाओ, नहीं एक दूसरे की शक्ल देखते रहो। पहला शरीर को सर ये थोड़ा परीक्षा के बारे में बता दीजिए, किस प्रकार से परीक्षा देनी चाहिए, किस तरह से परीक्षा देनी चाहिए, ठीक है? कौन सी परीक्षा? सर सिविल सेवा की जो सिविल सेवा। बैठिए, क्या नाम है आपका? जी राजकुमार। राजकुमार। सिविल सेवा परीक्षा किस तरह से देनी चाहिए इसके बारे में तो अक्सर आप लोग बात करते ही होंगे, ठीक है ना? अब परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, हम लोग के समय में अलग तरह की परीक्षा होती थी और अब सिलेबस और पैटर्न दोनों बदल गए। तो उसके बारे में तो सबसे पहले आपको बताया होगा, नहीं बताया किसी को? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप परीक्षा की पद्धति और उसके सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए कि आप समुद्र में गोते लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किनारा कहाँ है ना? तो आप कुछ मत करिए, आपको तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई होगी कि हमारी परीक्षा होगी कैसे, इसको समझ लीजिए और उसके बाद उसके सिलेबस पर आप
थोड़ा सा फोकस करिए। सिलेबस पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, उसका कारण ये होता है कि कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसको हम पहली बार देखेंगे या जानेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको फिर वो जो टॉपिक है या विषय है वो समझने में आएगा। फिर उससे थोड़ा बहुत आपका जब परिचय हो जाएगा तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी और कुछ चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। ये भी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि परीक्षा की तैयारी करते समय एक दुविधा ये भी होती है, ये मैं पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके। एक दुविधा ये होती है कि कितने घंटे पढ़ा जाए और किस तरह से सिलेबस कवर किया जाए। जैसे मैं भी आधे समय राहुल गांधी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रीलिम्स हैं उनकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, तो अभी आप लोगों के मेंस पर फोकस किया जा रहा है ना। दोनों का तरीका अलग होता है ना। प्रीलिम्स में आप क्या करते हो, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? मैं यहाँ पुलिस वाला थोड़ी हूँ। क्या करते हैं प्रीलिम्स में? हाँ, और मेंस में लिखना होता है। और लिखने की प्रैक्टिस आजकल के बच्चों में छूटती जा रही है ना। केवल वो टाइप करते हैं स्मार्टफोन पर, उंगलियां चलती हैं। और आजकल तो वॉइस टाइपिंग भी आ गई है तो वो भी खत्म हो गया। उठाया तो वो एक और बड़ी समस्या हो गई। तो जब आप पेन लेकर के कॉपी पर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी उंगलियां थक जाती हैं और उसके बाद दिमाग थकने लगता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में ही नहीं है ना। और अच्छे मैंने अपने साथियों को देखा है कि जो हमसे भी ज्यादा बेहतर है वो जाके एग्जामिनेशन हॉल में टेम हो जाते हैं। आपको पता है ये चीज? बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों की असफलता का मूल कारण ही यही होता है कि वो उनका एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस। ये जो पूरी परीक्षा पद्धति हमारी बनाई गई है उसमें 3 चरण है ना। एक में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो आंसर करने की जो क्षमता है उसको परखा जाता है, ठीक है। फिर मेंस आता है तो मेंस में लिखने की क्षमता को परखा जाता है। फिर जब इंटरव्यू होता है तो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है कि आप चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, आपका स्पॉन्टेनियस मतलब तात्कालिक रूप से आपकी अभिव्यक्ति कैसी होती है, आपका दिमाग कैसे चलता है, इस पर परीक्षण होता है आपका। और इन तीनों परीक्षण में जब आप सफल होते हैं तब कहीं जाकर के आपको चयन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्यों बनाया गया होगा ऐसा? कभी सोचा है? शुरू में नहीं समझ में आता है, बाद में समझ में आता है कि ऐसा क्यों बनाया गया, इस परीक्षा पद्धति को ऐसा क्यों किया गया है। उसका कारण है, अब बार बार ये दिमाग में आता होगा जैसे कुछ लोग अच्छा लिखते होंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं लिख पाते हैं मेंस में। जैसे हमारे एक टीचर थे आप लोग जैसे, हम लोग प्यार से उनको गुड्डा भैया कहते थे। वो 7 बार इंटरव्यू तक गए थे, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, आप लोग बहुत ज्यादा लोग को जानते होंगे जो कई बार परीक्षा में बैठते हैं और सफल होते हैं, लेकिन अंतिम रूप से उनको चयन नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या है कि किसी न किसी एक स्टेज पर वो कमजोर होते हैं। तो आपको तीनों स्टेज पर एटलीस्ट कमजोर नहीं होना है, सामान्य रहना है। एवरेज तो रहना पड़ेगा ना, तभी तो क्वालिफाई करोगे। बिलो एवरेज रहोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। कुछ लोग प्रीलिम्स यूं निकाल देते हैं ऐसे चुटकी में, लेकिन मेंस में जाके फंस जाते हैं। कुछ लोग दोनों ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के दिक्कत आती है उनको, है ना। तो हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को समझना है। तो जैसे प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, तो मैंने लिखने की बात इसलिए की क्योंकि मैं अभी ऐसा मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर हमारे लिए समस्या है तो लिखना ही है। लिखना सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि स्मार्टफोन ने हमारी आदत बिगाड़ दी। कुछ लोग के पास लैपटॉप होगा, कुछ लोग के पास टैब होगा। बच्चे सभी सामान्य वर्ग से आते हैं बच्चे,
तो अगर आपके घर से सुविधाएं मिली होंगी तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अभी तो समय बदल गया, लेकिन फिर भी, क्योंकि हम बहुत पहले हम लोगों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर भी तब हम कैसे लिखते थे। देखो, एक सामान्य जो छात्र होगा और एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र में बेसिक अंतर क्या होगा, इसको कभी समझने की कोशिश की? बताओ, किसी को समझ में आता है तो बताओ। आप में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसमें, और एक कॉलेज में जो सामान्य रूप से पढ़ रहा है, किसी भी दूसरे तरह की तैयारी कर रहा है, उसमें क्या अंतर है बताओ? आराम से बैठे बैठे बोल सकते हैं, बताइए। मास्क हटा लीजिए, तभी तो आवाज आएगी। नाम बताइए और बोलिए। जैसे कि सर, एक छात्र सामान्य रूप से कॉलेज में पढ़ाई, जोर से बोलिए, बोलने की प्रैक्टिस हो रही है, समझ। एक छात्र सामान्य रूप से कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है और एक प्रतियोगिता की पढ़ाई कर रहा है। तो जो मतलब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो वो तो सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सभी को पढ़ेगा, लेकिन जो प्रतियोगिता की पढ़ाई कर रहा है तो वो इस चीज़ को देखेगा कि मेरे सिलेबस में क्या दे रखा है, मेरे को किस चीज़ की जरूरत है, उसी चीज़ को पढ़ेगा, ना कि कोई जो सब दे रखा उसको पढ़ेगा। बस, और कुछ? और किसी को कुछ समझ में आता है तो बताएं। हेलो, और किसी को कुछ समझ में आता है तो बताएं। सर, ये जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं सर, उनकी एनालिटिकल पावर जो होती है वो सर जो कॉलेज या स्कूल में जो पढ़ना उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सर उन्हें एनालिसिस करने का बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है। जो ये स्कूल वगैरह उनको भी करना पड़ता है एनालिसिस, लेकिन सर इतना नहीं, ज़्यादा रटने की ज़्यादा सर उसमें हो जाती है। एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छी बात है। आपका शुभ नाम क्या है? सर हितेश। हितेश जी सर, हितेश। और कोई बोलना चाहेगा गर्ल्स में से? किसी को चूकना नहीं है। आपको ये जो आप तैयारी कर रहे हैं इसमें एक बार आपको इंटरव्यू में भी जाना है ना, पता है कि नहीं? तो एक्सपोजर कैसे होगा? बोलिए बोलिए। वर्ड लिमिट, देखो अच्छी बात आई है। और सर, जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र होता है वो बहुत ज़्यादा डायमेंशन में सोचने की क्षमता रखता है, जबकि जो कॉलेज या सामान्य स्कूल का विद्यार्थी रहता है वो सिर्फ उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमको बहुत सारी डायमेंशन में सोचना पड़ता है। ये बात आ गई है, आपने जो कहा वो पहले ही इन्होंने कहा। और कुछ? जो इस कॉलेज में तैयारी करते हैं उनको परसेंटेज लाने के लिए क्लास का पढ़ना पड़ता है, और जो सिविल से जो तैयारी करते हैं उनको यूनिक आंसर देना पड़ता है। ठीक है, लगभग वही बात है। और कोई नई बात? सर, जो सिविल सेवा की तैयारी करता है तो इसमें एक प्रमाणिकता से भरा आंसर दिया जाता है, और इसमें जो कॉलेज की तैयारी में जो तैयारी करते हैं लड़के थे, इसमें ऐसा ज़्यादातर नहीं चलता, इसमें बिल्कुल सटीक आंसर दिया जाता है। मतलब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हो? जी सर, कुछ भी लिख सकते हो, नहीं इसमें लिख प्रामाणिकता तो की सकते जरूरत हैं, है। लेकिन सर इतना मतलब इसके हटके करना पड़ता है सर। नहीं, यही हमारी खराब धारणा है ना, कि कॉलेज में क्या होता है, कॉपी लिख भर के आ जाओ। हाँ, कहते हैं ना, कॉपी भर के आ जाओ, और इधर तो साला वो शब्द की जो संख्या है वो ध्यान रखना पड़ेगा और सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर को वो चेक करते हैं। ये आम धारणा है, ये केवल इनकी राजकुमार की बात नहीं है, ये आम धारणा है, और ये आम धारणा बिल्कुल गलत है। इसी की वजह से हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि कॉलेज के एजुकेशन को हम मानते ही नहीं। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? कॉलेज का विद्यार्थी होता है वो किसी विषय पर मतलब गहरा अध्ययन करता है, जो सिविल सेवा का विद्यार्थी होता है वो सभी विषयों पर सामान्य जानकारी रखता है और सभी मुद्दों को देखकर चलता है। एक्सपर्ट और जनरल, ऐसा जो हमेशा लड़ाई होती है ना। कॉलेज स्टूडेंट होता है और स्कूल स्टूडेंट होता है, तो उसका कुछ ज़्यादा मतलब उसका जो लेवल होता है स्टडी का उस लेवल पे ज़्यादा फोकस करता है, और जो कॉम्पिटिशन वाला स्टूडेंट होता है ना उसका फोकस है ना राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पूरे, यानी कि वो हर क्षेत्र पर देखकर चलता है, उसका जो नॉलेज
ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, वो हर चीज़ की जानकारी रखता है। जो कॉलेज स्टूडेंट को सामान्य जानकारी रखता है, पर जो कॉम्पिटिशन वाला स्टूडेंट होता है वो अपना नेशनल अपना इंटरनेशनल हर प्रकार से सारी जानकारी रखता है, इसलिए होनी चाहिए। कॉलेज का जो स्टूडेंट्स होता है वो इंटरनेशनल जानकारी नहीं रखता? सर रखता है, पर जो कॉम्पिटिशन वाला होता है रखता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा? उसकी जरूरत उसको ज़्यादा वो नेचुरली होता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, लेकिन ये सच नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है, हमसे आपसे ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उनको प्रतियोगी परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आपके सिलेबस में चूंकि वो है इसलिए आपको वो पढ़ना पड़ रहा है। कई लोग तो बहुत बिना रुचि के पढ़ते हैं, सही है ना, विदाउट इंटरेस्ट। अरे यार मुझे ये स्पोर्ट्स देखना पड़ता है, खासकर गर्ल्स हमारी जो होती है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि नहीं होती उनकी, तो क्या कहेंगे हम सचिन तेंदुलकर क्या करता है मुझे क्या मतलब, ऋषभ पंत क्या कर रहा है, इंडिया का कैप्टन कौन है, आजकल तो महिला क्रिकेट बहुत चल रहा है, तो महिला क्रिकेट में कौन है क्या। इसी तरह से कुछ लोगों को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होता है तो उनको वो पढ़ना पड़ता है, किसी को हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं होती है वो पढ़ना पड़ता है, तो वो डिसइंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये बात नहीं मानी जा सकती कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ही वो नॉलेज होता है, दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बस ये है कि उसका वो यूज नहीं करते। आप सब लोगों की बातों से एक बात निकल करके आ रही है कि चूंकि दोनों जगह पर सिलेबस है, ठीक है, ये बात इन लोगों को ना बहुत अच्छे से बिठाई जाए कि एक्चुअली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपको किस तरह से करनी है और आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। मैं एक्चुअली जा रहा था आप लोगों के ओरिएंटेशन पर कोई नहीं आया, तो अच्छा है मुझे बोलने का मौका मिल गया, एक पॉइंट छोड़ा आप लोगों ने। ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप यहां से वॉक करके निकले, बाहर आपकी बाइक खड़ी है या फिर आप साइकिल में आए हैं या पैदल आए हैं अपने घर से, वहां तक आप जब जाएंगे तो आपके क्या होंगे, मीन्स होंगे ना, जिसके माध्यम से आप जाएंगे। कुछ लोग पैदल जाएंगे, कुछ लोग साइकिल से जाएंगे, कुछ लोग बाइक से जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बस से जाएंगे। ये क्या हो गया, मीन्स हो गया। और दूसरा तरीका, अभी 4 प्रकार के हमारे पास तरीके हैं, इस पे कैसे जा रहे हैं। तो अगर जो पैदल जा रहा है हो सकता है वो दौड़ के भी जा सकता है ना, जो साइकिल से जा रहा है वो सामान्य गति से भी जा सकता है और बहुत तेज चला के भी जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग मीन्स में आप अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा का जो छात्र होता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला जो छात्र है, उसका ओरिएंटेशन बदल जाता है, चीजों को देखने का, उसको समझने का, उसको अभिव्यक्त करने का, उसको प्रस्तुत करने का। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपने अपना ओरिएंटेशन नहीं बदला है तो आज से बदल दीजिए। जैसे सुबह उठ करके आजकल कोई अखबार पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, अपने स्मार्टफोन में देखते होंगे आप, करंट अफेयर्स बैठे बैठे, करंट अफेयर्स को कैसे जान पाते हो आप। जैसे मैं पूछूं, आज तो सुबह आ गए होंगे आप लोग, पिछले 2 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट 5 खबरें बताइए। ये सब लोग एक साथ मत बोलो, एक एक करके एक बोलते जाओ, ऐसा उंगली उठा के एक बोलो। इंडिया रशिया सॉरी यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूट तुम इंडिया से करवाई लो। मन में इसकी यही दबी हुई है कि इंडिया में वार हो जाए, इम्पैक्ट तो पड़ा है सर, इम्पैक्ट पड़ा है। यूक्रेन पर रसिया का हमला और बैक टू द हाँ इलेक्शन नहीं, मैं केवल टॉपिक पूछ रहा हूँ, महत्वपूर्ण खबर 2 हो गए। और जल्दी बताओ, T20 में जोर से बोलो यार, T20 में इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गई, हाँ ठीक है। और जल्दी बताओ, अभी 3 ही हुए हैं, हो गया बस।
शेयर मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, गुड। और अभी तो सब लोग बोल रहे थे, 7, 8, 10 लोग एक साथ, तो सब लोग बस वही यूक्रेन रूस का युद्ध बोलते रहे। सर और सर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट फिर से हुआ है, कृष्णा वाटर नहीं डिस्प्यूट। फिर से हुआ है। हाँ सर, अभी वो 1996 में हुआ था सर वो विवाद। कहाँ से, कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? सर ये अपना केरल और ये बहुत सारे स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश और। मेन कौन सा स्टेट है? सर ये जो पानी है ना, ये पानी मत बताओ, स्टेट पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ये 4 स्टेट से गुजर के। कौन से स्टेट, मेन स्टेट कौन सा है, यही तो पूछ रहा हूँ। देखो 5 बताने में आप लोग के पसीने छूट गए। इसका कारण क्या है? ओरिएंटेशन। आपका ओरिएंटेशन ही नहीं है कि आप जब किसी खबर को देख रहे हो तो आपके लिए वो खबर महत्वपूर्ण है या नहीं, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यही आपको पता नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। शुरू में 8-10 लोग इसलिए बोले थे कि सबको आसान सा लग रहा था कि और रूस ने हमला कर दिया, फुटी। उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। तो जब आपको करंट अफेयर में पिछले 2 दिन की मुख्य 5 खबरें ही नहीं पता है, तो इसका मतलब आपके ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है। जब मैं किसी अखबार को पढ़ूंगा तो मैं पुलिस ऑफिसर हूं, ठीक है, मेरे पढ़ने का दृष्टिकोण अलग होगा, सही है ना? एक सामान्य महिला है, हाउस वाइफ है, जिसको आजकल होम मेकर बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? होम मेकर बोलते हैं, हाउस वाइफ नहीं बोलते ना, होम मेकर। हाँ, घर बनाती है, वो घर में सब कुछ काम करती है। तो वो जब उस अखबार को पढ़ेगी, अखबार का एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिया है कि अखबार हालांकि पढ़ते नहीं आप लोग, लेकिन अगर स्मार्टफोन में भी देखते होंगे आप, कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर को फॉलो करिए। सब एमपीपीएस की तैयारी कर रहे हैं? ज्यादा लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग? यूपीएससी की भी कर रहे हैं? यूपीएससी भी वाले हैं। तो आप एक नेशनल लेवल पर एक इंग्लिश मीडियम से हैं कोई? सब हिंदी मीडियम वाले हैं? तो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर मेरे ख्याल से द हिंदू, उसको आप फॉलो करिए। और नेशनल लेवल पर आप उसमें चाहे तो हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह का जो हिंदी एडिशन होता है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा बेहतर भास्कर है। दैनिक भास्कर को आप हिंदी एडिशन के दोनों, नेशनल और स्टेट दोनों के लिए फॉलो कर सकते हैं। आजकल इनका ऐप भी है, ऐप को अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करके रखें, इंस्टॉल कर लें। और उसको आप तो ऐसा भी नहीं है कि सुबह उठ करके अखबार देख रहे हो, जब फुर्सत में है तब आप देख लो, सही है ना? तो निरंतर अपडेट होता रहता है उसका डिजिटल फॉर्मेट में, इसलिए आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप किसी अखबार को देखते हुए बेसिक चीज को बात कर रहा हूँ कि कोई बहुत नई चीज नहीं बता रहा हूँ और नहीं अलग चीज बता रहा हूँ, बस ये है तरीका क्या होगा। तो मेरा तरीका अलग होगा, किसी होम मेकर महिला का अलग होगा, किसी एक सामान्य जो जैसे सुबह सुबह ठेले लगते हैं ना, इसमें कोई काम करने वाला मजदूर आता है, पढ़ा लिखा है मान लो, वो चाय पीते हुए बैठ करके क्या पढ़ेगा, ठीक है? एक व्यापारी क्या पढ़ेगा, जो बिजनेसमैन है वो क्या पढ़ेगा, और एक सामान्य छात्र क्या पढ़ेगा, और आपके पढ़ने में अंतर होगा कि नहीं? सबका ओरिएंटेशन अलग होगा। एग्जाम्पल केवल न्यूज़पेपर है, क्या अंतर होगा, इस अंतर को आप लोग नहीं बता पाए। जब आप एक न्यूज पढ़ते हैं कि यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, कितने स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं अभी? कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा, ठीक है, गुड। तो यहां इलेक्शंस हो रहे हैं। इस इलेक्शन का हमारे प्रतियोगी परीक्षा से क्या संबंध हो सकता है, इसको कोई बता पाएगा? अगर इसमें से कोई चीज
हमें जानने की जरूरत है तो क्या जानना चाहिए? बताइए कोई एक। सर नहीं बताओ। हाँ सर एक बॉडी है यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है सर, वो बॉडी वो कमीशन को अपन ले सकते हैं, इस बॉडी का इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस से। वेरी गुड। कौन करा रही है इलेक्शन? बस इलेक्शन कमीशन। पूरा बताओ, इन लोग की थोड़ी धुलाई बुलाई करिए आप। क्लास होती है करंट अफेयर की। नहीं करंट अफेयर तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये परफेक्शन में नहीं जा रहे हैं। जी सर जी। इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलना पड़ेगा आपको, भारत निर्वाचन आयोग क्यों कहना पड़ेगा? चलो बताओ। नहीं कोई बात नहीं, आप पहुंचा दिया आपने तो क्यों बोलना पड़ेगा ये बताओ। इलेक्शन कमीशन तो स्टेट का भी होता है, बट वो भारत का होता है जो कि इलेक्शन कराता है। मास्क हटा लीजिए, जब आप बोल रहे हैं तो मास्क हटा लीजिए। सर स्टेट और ऐसे हटाते हैं मास्क। बोलो बेटा बोलो। सभी लोग अपना परिचय जरूर दे, सर से बात करने के दौरान नाम अपना बता दीजिए। श्रुति ताम्रका। बताइए। सर इलेक्शन कमीशन तो क्या स्टेट का भी होता है और केंद्र मतलब सेंट्रल लेवल पे भी होता है, तो सर इसलिए इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कौन सी क्लास में हो? क्या पढ़ा? आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या? ग्रेजुएशन कर लिया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट का भी एक इलेक्शन कमीशन होता है, दोनों का काम पता है आप लोगों को? ये इलेक्शन कौन करा रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है ना? क्यों करा रही है? क्या वो स्टेट्स में उनके इलेक्शन कमीशन नहीं है? और ये कौन सा चुनाव है? आप भी मास्क हटा लो। खैर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को पढ़ा ही नहीं होगा अभी, है ना? तो इसलिए अंदाज मत लगाओ, गलतियां कर रहे हो। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि हमने क्या, तो ये तो खैर बहुत डिटेल में जाने के बाद आप लोग बताएंगे, लेकिन बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। सर पता है लेकिन बता नहीं पा रहे। कई बार चर्चा हो चुकी है इलेक्शन कमीशन, कई बार हो चुकी है। हाँ सर आप बताओ, ये तो बहुत करंट का टॉपिक पढ़ा अच्छी बात नहीं है। होता है। सर जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो मतलब लोकल बॉडी का चुनाव पर जोर से बोलो, जोर से। लोकल बॉडी सब का लोग चुनाव सुन रहे हैं। करवाता है, जैसे कि त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव करवाता है, जैसे कि जिले में Very good. पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव, नगर निगम भी चुनाव करवाता है। जो भारत निर्वाचन आयोग होता है जो आम चुनाव करवाता है, जैसे कि सांसदों के चुनाव, विधायकों के चुनाव भी करवाता है। गुड। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र ने क्लियर कर दिया, है ना? ठीक है, श्रुति क्लियर हो? ये चीज समझने की जरूरत है। महेंद्र ने क्या कहा, सबको सुनाई नहीं दिया होगा। महेंद्र ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग और किसी भी राज्य के निर्वाचन आयोग में मूलभूत अंतर ये होता है उनके कार्यों का कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य स्तरीय चुनाव यानी कि जो हमारे पंचायत के होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत है ना हमारे में, वो और नगरीय निकायों के, त्रिस्तरीय नगरीय निकायों के इलेक्शन कराता है वो। ठीक है, अभी हमारे स्टेट में होना था जो पोस्टपोन हो गया, है ना? पता है कि और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो पूरे देश में आम चुनाव करवाता है, आम निर्वाचन कराता है, जिसमें सांसदों और विधायकों का चुनाव होता है ताकि वहां की स्टेट बन सके, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बन सके और दूसरा वहां पार्लियामेंट में सांसद चुने जा सके। क्लियर है सबको? अब ये विषयांतर इसलिए होगा कि क्योंकि मैं पहली बार आया हूं तो इधर उधर होता रहेगा मामला। आपकी ओरिएंटेशन पर आते हैं फिर से मूल बात पर। तो ये ओरिएंटेशन की बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसी बात पर कह रहा हूं कि जब महेंद्र पढ़ रहे होंगे किसी खबर को जो चुनाव से जुड़ा हुआ, तो महेंद्र इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना? क्योंकि उनके फंडे क्लियर है कि मुझे उस चुनाव संबंधी खबर से क्या लेना है। जैसे आप एक कोई भी न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें से 10 बातें आपके काम की निकल आएंगी, सही है ना?
जैसे अभी उसने अच्छी बात कही थी, आपने क्या कहा था सर? ये इसमें हाँ, इलेक्शन वाली बात पर क्या कहा था आपने? सर कि इन्हीं की बात से निकला था ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चुनाव करा है। तो जब हम गोवा के इलेक्शन से हमें कोई खास मतलब तो हो नहीं, बस इतना सा मतलब हो कि गोवा में बाद में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो उसका सीएम कौन है ना, इतना ही मतलब है। बाकी एक और मतलब भी हो सकता है, जो यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि गोवा के असेंबली में कितनी सीट्स हैं, है ना, ये बात आ सकती है। तो इन चीजों को आप कैसे देखोगे? जब आपका ओरिएंटेशन होगा तभी तो समझ पाओगे ना। अभी जितने भी 5 स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें एक और खास बात आ सकती है कि इसमें स्टेट कौन है और कौन सा यूनियन टेरिटरी। इसी तरीके से जब ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी वाली बात होती है, ये यार तो कितने स्टेट हैं, फिर कितने यूनियन टेरिटरी हैं, फिर सबसे नया स्टेट कौन है, फिर सबसे नया यूनियन टेरिटरी कौन है, फिर सब पहले कब हुए स्टेट कब बने ये। फिर जब ये बात आ गई तो जब गोवा में इतने सीट्स हैं तो सबसे बड़ा स्टेट कौन है सीट्स के मामले में, सबसे छोटा कौन है। आप देख रहे हो ना कैसे चैनलाइज होता है। तो ये चीजें आपको कहां से मिलती हैं? उन्हीं खबरों से मिलती है। आपको कुछ अलग जाकर की किताब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पता चला कि एक न्यूज आपने पढ़ा तो आपको न्यूज पढ़ते पढ़ते आपको पता चला कि एक बहुत बड़ा सामान्य अध्ययन की किताब उठाने की जरूरत पड़ गई, जनरल स्टडी की, यार ये निकालो और उसमें पढ़ना शुरू करो। उसकी जरूरत नहीं है, आपको उसी न्यूज से बहुत कुछ आपके काम की चीज मिल जाती है। ये तो एक इलेक्शन से जुड़ी हुई खबर का बताया। मैंने इसी तरह से किसी भी न्यूज को आप जब देखेंगे तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि उसमें से मेरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से क्या चीज जरूरी है, ठीक है ना। इसी को जब एक सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको मतलब है क्या किसी चीज से, वो तो खबर की तरफ पढ़ेगा, वो अपने मजे मतलब है कि कितनी सीट है, तो वो सीट का मतलब वो इतना रहेगा कि सरकार कैसे बनेगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तो विस्तार हो गया पूरे, आपका मतलब दृष्टिकोण का विस्तार हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बनती है और कैसे काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहां पर उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में है, क्या है, सारी बातें मतलब पता है ना कि जब एक बार कोई चीज निकल गई तो उसका फिर सिरा अनंत है। ये दृष्टिकोण किसी भी प्रतियोगी छात्र को रखना होगा। अगर वो इस दृष्टिकोण से पढ़ता है तो समझ लीजिए कि उसको फिर इतना इंटरेस्ट आएगा किसी चीज को करने में कि मजा आने लगेगा। जैसे अभी T20 की बात हो रही थी ना, या फिर स्पोर्ट्स में बात हो रही है, तो जब स्पोर्ट्स में बात हो तो वो भी चैनलाइज होता है इसी तरीके से। तो आपको करंट अफेयर्स का मैंने एग्जांपल दिया है केवल, जब आप पढ़ते हैं या आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं तो इसी तरह से चीजों को चैनलाइज करना आना चाहिए अपने फायदे के लिए। आपके प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के दृष्टिकोण से उनमें से क्या बातें, क्या फैक्ट्स, क्या एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको आपको ध्यान में रखना आना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 लोगों ने कहा था कि जब मैं बात पूछ रहा था कि एक सामान्य कॉलेज के छात्र में और प्रतियोगी छात्र में क्या अंतर होता है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा था कि एक में एक बहुत सामान्य ढंग से चीजों को देखते हैं और दूसरे में एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल कैपेसिटी होती है। तो यही जो न्यूज आप पढ़ेंगे इसी में आपको एनालिसिस करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये आपके कहां काम आएगा जाकर के आगे मेंस में और इंटरव्यू में। ऑब्जेक्टिव्स में तो आपको वो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आजकल वहां भी रहती है कई बार, फैक्ट्स पर ज्यादा बातें होती है, लेकिन आपके एनालिसिस करने वाली जो क्षमता है उसका उपयोग कहां होगा आगे जाकर के। तो जब आप शुरू से तैयारियों के दरमियान ही अगर ये क्षमता अपने आप में विकसित करते जाएंगे तो उसको बहुत बेहतर कर पाएंगे आप। जैसे कोई भी पूछ सकता है कि रूस और यूक्रेन के वॉर में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान इंडिया में, बहुत जाहिर सी बात है ना। तो एक सामान्य सा स्टूडेंट क्या करेगा, जो दिखता है, जो समझ में आता है वो बोल देगा, लेकिन आपसे क्या उम्मीद की जाएगी, आप वो चीज बोले जो देश के लिए, क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो,
लोक सेवा। आप कहीं भी जा सकते हो सकता है कि फॉरेन सर्विस में चले जाओ, या IAS बन जाओ, या IBS बन जाओ, या फिर आप किसी भी दूसरे सर्विसेज में चले जाओ, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में आपकी सोच क्या हो, ठीक है? तो वो सोच कैसे डेवलप होगी? अचानक तो आ नहीं जाता। तो वो सोच होगी आपके दृष्टिकोण से, उसी से तो डेवलप होगी ना। उससे अगर आप प्रयास करते हैं तो धीरे 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 वो सोच, जैसे आपसे इंटरव्यू में ज्यादातर क्या क्वेश्चन किए जाते हैं? हम ज्यादातर लोगों का मॉडल आंसर क्या रहता है कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? आप लोग बहुत मॉडल आंसर करते हैं कि देश सेवा के लिए आना चाहता हूँ। देश सेवा मेरा कुछ नहीं था, तनख्वाह मिलेगी तो सबसे पहले तो सैलरी मिलेगी और उससे हमारा घर चलेगा, जीवन चलेगा, है ना। फिर सेकेंडरी बाकी चीजें आती हैं, सोशल सर्विसेज, जिनके बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स होते हैं, वो लोग भले कह सकते हैं कि जिनको नौकरी करने की जरूरत नहीं, फिर भी नौकरी में आ गए तो वो भले कह सकते हैं ये बात। लेकिन नौकरी की सबसे पहले जरूरत क्यों होती है हम जैसे लोगों को? बताओ, क्यों नौकरी करना चाहते हो आप लोग? जल्दी बताओ। अपना खर्चा चला सके, है ना। तो ये सबसे जरूरी चीज है। तो आजकल इस मॉडल आंसर को अच्छा नहीं माना जाता। जब आप कहोगे ना कि जब मैं पुलिस में आया तो मेरे इंटरव्यू में ऐसा कोई रहा होगा कि आप पुलिस में आएंगे तो क्या करेंगे। जैसे आप, ठीक है, ये तो MPPSC और UPSC के जब इंटरव्यू देंगे उस समय ये तय नहीं रहता कि आप कौन से पोस्ट पर जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी सर्विस में जाते हैं तो पूछते हैं कि आप ये क्यों बनना चाहते हैं, तो हम बहुत ऊंचा वाला मॉडल आंसर देते हैं, एकदम आइडियल टाइप का। तो वो आजकल पसंद नहीं किया जाता, सबको मालूम है कि हम दे रहा है। तो इसके लिए भी आपको अपनी पर्सनालिटी में वो एनालिसिस करने की क्षमता लानी चाहिए कि आखिरकार हम अगर इस सर्विस में आ रहे हैं तो हमारा दृष्टिकोण ये होगा। और वो चाहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण, जैसे हम लोग को बहुत अलग अलग परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जो लोक सेवक होता है वो सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करता है। लगता बहुत अच्छा है, ग्लैमरस लगता है, लेकिन जब आप उसमें अंदर जाकर के काम करने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, जितना एक ग्लैमर बाहर से दिखता है, जितना पावर बाहर से दिखता है, उसके साथ साथ उसमें उतनी ही कठिनाइयां हैं, उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। और अगर उस जिम्मेदारी को हम नहीं समझेंगे तो एक असफल लोक सेवक होते हैं। सही है ना। अगर पुलिस में जैसे आप लोगों को लगता होगा यार पुलिस वाले कितने बढ़िया है यार, मस्त सर की गाड़ी है, गाड़ी में आए बढ़िया, और ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको पता है कि हम लोग के लिए रात और दिन का कोई मायने नहीं होता। अभी कहीं पर से हमें पता चलेगा, रेलवे ट्रैक में भी एक लाश मिली थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी रही 48 आवर्स, हुआ क्या इसमें। तो वो उस समय जब कोई क्राइम होने लगता है या क्राइम हो गया होता है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, तो उस समय फिर हमें टाइम और बाकी चीजें नहीं दिखाई देती, उसको फिर सेकेंडरी करना होता है। आपकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो सेकेंडरी हो जाती है। जैसे यहाँ से एक बहुत दूर जगह है सिद्दीकगंज के भी और ज्यादा दूर आगे है पीपल की सामरी, नाम ही है, गंगाराम की सामरी, पीपल की सामरी, कलीराम की सामरी। वहां पर बंजारों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। और वो लड़ाई कितनी हुई मालूम है? उसमें 4 लोग मारे गए, 4 लोगों का मर्डर हो गया। उसमें जब हम लोग गए तो पूरी रात बैठे रहे, फिर दूसरे दिन गए तो सारे बदमाशों के घर गिराते रहे, पकड़ते रहे उनको। अब आप कहोगे कि अब उसमें कौन थे? हम सब लोग थे, पुलिस के लोग भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, फॉरेस्ट वाले भी लोग थे। उन लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा था वहां पर फॉरेस्ट के लैंड को। लगभग 200 एकड़ जमीन को खाली कराया और 8-10 घरों को गिरा दिया पूरा। ये कैसे हुआ होगा? ऐसे तो हो नहीं जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा आशा ये है, कितने बजे चलता है? 10 बजे। तो मेरा आशय ये है कि आपका
आपका ओरिएंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो एक प्रतियोगी छात्र के रूप में फायदेमंद हो सके। आपका दृष्टिकोण किसी भी दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा। उसमें आप कौन कौन सी चीज निकालेंगे? फैक्ट्स निकालेंगे, उन फैक्ट्स से जुड़ी हुई दूसरी चीजें निकालेंगे, दूसरे फैक्ट्स निकालेंगे, फैक्ट्स कनेक्टेड टू अदर फैक्ट्स, और फिर उसमें से आप फैक्ट्स निकालने के बाद वो आपके कितने काम की चीज है ये जानना सीखें, और फिर इतना सा कंटेंट आपके पास आने के बाद उसकी एनालिसिस करना सीखेंगे। आप फैक्ट्स को एनालाइज करना ही तो एक अच्छे प्रतियोगी छात्र की निशानी होती है। अगर आप फैक्ट्स को एनालाइज नहीं कर पा रहे, मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको आप, जैसा आपसे क्वेश्चन किया गया है, जैसी परिस्थिति निर्मित हो गई, एनालाइज करने की कैपेसिटी क्यों डेवलप की जाती है ये बताओ? इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में, हमारी सोसाइटी में, किसी भी देश में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती लोगों, या आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है ना। हमेशा 1 2 3 4 किसी भी तरह से हो सकता है। तो उन परिस्थितियों में, जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज की हमारी पहले से सोची समझी जो प्लानिंग होगी उसके मुताबिक होना जरूरी नहीं है। तब आप क्या करोगे फिर? तो ए नहीं तो बी प्लान, बी नहीं तो सी प्लान। एक लोक सेवक के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि हर परिस्थितियों पर काम करने की उसके पास क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, उसके पास विकल्प होना चाहिए। तो इसलिए आपसे एनालिसिस कराया जाता है कि अगर ये हुआ तो ये, अगर ये नहीं हुआ तो ये, अगर ये भी नहीं हुआ तो ये, इसलिए एनालिसिस कराई जाती है। फिर दृष्टिकोण का अंतर होता है। आपका ज्यादातर जो दृष्टिकोण है वो क्या बनाने की कोशिश की जाती है? सकारात्मक, पॉजिटिव। क्योंकि आपने देखा होगा सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत जो निगेटिव सोच रखते हैं, रेडिकल होते हैं। समझ रहे हो ना रेडिकल का मतलब? जैसे वैलेंटाइन डे हम बात कर लें, ये बड़ा चर्चित रहता है, अभी गुजरा है ना, पता नहीं क्या क्या डे के बाद फिर वैलेंटाइन डे आता है, तो ये अभी भी गुजरा है तो सब लोग को याद भी होगा। तो वैलेंटाइन डे को कुछ लोग बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, बुरा मानते हैं, बोलते ये हमारे कल्चर का नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर का है, इसमें बहुत सारी खराब बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, प्रेम के बारे में है तो क्या बुरा है, प्रेम तो सबको इंसान को करना चाहिए, प्रेम किसी का क्या बुरा करता है। इस तरह की 2 सोच है ना। अब इस सोच में आप अगर लोक सेवक हैं तो आप क्या करोगे? आपकी व्यक्तिगत सोच अलग हो सकती है। अभी आप क्या है? स्टूडेंट, ठीक है ना? तो आप स्टूडेंट के रूप में आप दोनों में से कोई किसी भी सोच के हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक रास्ता चलोगे ना, सही है। लेकिन लोक सेवक रहोगे तो बताओ, न्यूट्रल रहेंगे, ताकि जो प्रेम कर रहे हो प्रेम करें और जो प्रेम करें। वाह भैया, बताइए कौन बता सकता है? एक लड़की और एक लड़का बताया। यही तो है, मैं ओरिएंटेशन की जो बात कह रहा हूं ना, एनालिसिस की जो बात कर रहा हूं, वो यही है। आपको सब्जेक्ट्स ही बता देंगे, ये हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट साथी हैं, लेकिन ये चीज आपको एक एक्सपीरियंस पब्लिक सर्वेंट ही बता सकता है। सही है ना? जी सर। जैसे कि करंट अफेयर में तो परिस्थितियां कैसी बनती है तो उसके बारे में जानेगा तो कोई स्टूडेंट जो सिविल से तैयारी कर रहा है। नहीं, वो तो जानेगा तो ठीक है, वो तो जान तो आप ऐसे ही पाल कर लेते हैं, जानकारी तो रहती है आपको। नहीं, एक लोक सेवक के रूप में आपकी क्या उसमें सोच होनी चाहिए, ये मेरा कहने का है। ऐसा मत कहना जो उसने कह दिया न्यूट्रल होना। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। नहीं।
होंगे आप? पॉजिटिव होंगे, वेरी गुड। पॉजिटिव किसके लिए होंगे? जी सर, एक अधिकारी की सोच ये रहेगी कि जो अलग अलग सोच रखने वाले, जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, जो नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में टकराव ना बने, यानी कि उनके बीच में लड़ाई ना हो। अभी जैसे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उस पर जाके अगर कोई जो वैलेंटाइंस मना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी वजह से जो दूसरे नेगेटिव वाले उनमें जो प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस तरह से हैंडल करना है कि जो पब्लिक प्लेस पे ऐसा कुछ ना हो। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ललित। ललित के लिए क्लैप करो यार। मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, है ना? कितनी अच्छी बात कही कि भाई दृष्टिकोणों को आप वहां पर क्या करेंगे, जिसकी विचारधारा जैसी है, जिसकी सोच जैसी है, उसको आप प्रभावित नहीं होंगे उससे। आप क्या करेंगे, समाज में जो एक व्यवस्था लागू होनी चाहिए वो व्यवस्था लागू करने की सोचेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण से। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे न्यूसेंस हैं जो ऐसे लोगों को जाकर के सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं या फिर उनके खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकोगे आप, और उसके साथ साथ आप कोशिश ये भी करोगे कि ऐसा माहौल भी ना बने कि बहुत सारे ऐसे पेयर चले जाएं गार्डन में और ओपनली इस तरह के वैलेंटाइंस डे मनाएं, जिससे अपने आप लोगों को प्रोवोक होना पड़े और उसमें कुछ करने की नौबत आए। तो आप क्या करोगे, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ काम करोगे, है ना? ये आपके दृष्टिकोण में जरूरी है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में आप सामान्य स्टूडेंट के रूप में क्या सोचते हो, ये नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं उसको। लेकिन जब हम लोक सेवक होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सोसाइटी के लिए, जो हमारे स्टेट के लिए या जो फिर हमारे देश के लिए सबसे उपयुक्त हो, वो कदम, वो स्टेप हमें लेना होगा। ये दृष्टिकोण कैसे आपके अंदर लाया जाता है? कैसे लाया जाता है? इसी तैयारी के माध्यम से कि जब आप तैयारी करते हो तो वहां पर क्वेश्चंस भी ऐसे किए जाते हैं कि उसमें आपका सकारात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित हो, प्रस्तुत हो। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप में जाएंगे तो वहां कम संभावना होती है, लेकिन मेंस में और फिर बाद में इंटरव्यू में तो लगभग यही बातें होती हैं। वहां जानबूझ करके आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसके आधार पर आपका वो दृष्टिकोण, आपकी विचारधारा बाहर आए। आपको कई बार प्रोवोक किया जाएगा, उत्तेजित किया जाएगा, बोले ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो कई बार कुछ लोग ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बोलेंगे कि आप क्या समझते हैं, कौन सा धर्म के हैं? तो आप बताओगे मैं फला। अच्छा, तो आजकल तो ये चल रहा है, बहुत उस धर्म के लोग तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, तो क्या आप उससे मानते हैं? आप और अपने आप को धार्मिक मानते हैं? बोले हाँ, धर्म को मानता हूँ, मैं उन्हीं की पूजा करके तो यहाँ तक आया हूँ। बोले अच्छा, तो ये ऐसा हो रहा है आजकल, इस पर क्या कहना है आपका? बहुत सामान्य सी बात कही, लेकिन आप हो सकता है उसमें प्रभुत्व हो जाए। बोले सर हम तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं, पहले उन लोग को रोकना चाहिए। जब कोई गलत करेगा तो उसको रोकने के लिए तो हमें गलत करना पड़ेगा ना। ये दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण क्या होगा, जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि हाँ सर हमारे धर्म में भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं जब इस स्थिति में होऊंगा कि इन चीजों को मैं ठीक कर सकता हूँ तो जरूर खुद करने की कोशिश करूंगा। एक बहुत सामान्य दृष्टिकोण आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ ना जाएं, आप सकारात्मक रहें और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है, उसको लेकर के चले। आप वो देश हित में है, समाज हित में है, वो सबके लिए है। वो हमको ये सिखाता है कि हर व्यक्ति, हर वो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो हमारे सोसाइटी में रहता है, उसको भी समाज की मुख्य धारा में आने का हक है। उसी तरह से वो चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का निवासी हो,
उसे हमारे देश के नागरिक होने के नाते ये हक है कि वो जो विकास या जो भी सुविधाएं दूसरे नागरिक उपभोग कर रहे हैं उनका वो भी उपभोग करें। ये इसकी मूल भावना है। तो पूरा ओरिएंटेशन इस तरफ से होता है, इस तरह से होता है। तो आपकी शुरुआत कहां से होगी? जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सामान्य रूप से आप पढ़ाई लिखाई करते हो, तो वहां से आप चलेंगे तो आपकी जो सोच होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, लिखने की पद्धति होनी चाहिए, वो इसी दृष्टिकोण से आगे चलनी चाहिए। और आगे जब आप सफल हो जाते हैं और उसके बाद जब आप अपनी सर्विसेज देते हैं सोसाइटी को, तो उस समय भी आपकी यही सोच बेहतर होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। अभी तो आप बहुत नई उम्र में हैं, लेकिन जब आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेंगे, आपका अनुभव बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो आप और बेहतर इंसान बनेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपनी उम्र के साथ बेहतर नहीं होते हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं हैं। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें इन्हीं माध्यमों से ठीक भी करना चाहिए। तो अगर आप लोक सेवक बनने का सपना देखते हैं, लोक सेवक बनने का आपने कमिटमेंट किया हुआ है खुद से, अपने फैमिली वालों से, तो ये मान के चलिए कि इस बार एमपीपीएससी में कितने पोस्ट हैं? 283। और यहाँ पर अभी कितने स्टूडेंट हैं? 60+। हर एक छात्र जो यहाँ बैठा हुआ है उसके लिए उस 283 में एक पोस्ट बैठा हुआ है। कौन कौन ऐसा मानता है बताओ? ये कॉन्फिडेंस चाहिए। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि उस 283 में 282 भाड़ में जाए, लाखों लोग जो हैं उनके लिए होगा, लेकिन एक पोस्ट मेरे लिए क्या है? एक पोस्ट मेरे लिए है। 282 का मैं नहीं जानता हूं या नहीं जानती, लेकिन एक मेरे लिए, बाकी लोग लड़ो 282 के लिए। ये कॉन्फिडेंस चाहिए और इसी तरह की तैयारी चाहिए। आप सब लोग सक्षम हैं। एक दुविधा जो सबसे बड़ी रहती है 10-5 लोग, उसके बारे में मैं कह दूं कि कोई भी ऐसा छात्र है या छात्रा है वो कमजोर नहीं है। हम सब लोग लगभग इक्वल होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो आप लोगों ने शुरू में कही थी, उसी बात को मैं कोट करूंगा कि ये जर्नलिस्ट लोगों के लिए एग्जामिनेशन है, एक्सपर्टाइज के लिए नहीं, विशेषज्ञता के लिए नहीं है, सामान्य परीक्षा है। तो इसमें हमारी जो सामान्य बुद्धि है वही काम करती है, सामान्य ज्ञान है वही काम करता है। इस परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति हर विधा में सफल हो सकता है। निपुण होता है, नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, सफल हो सकता है। इसको कोई एक्सपर्टाइज के लिए नहीं बनाया गया है कि अरे यार तुम अब जाओ वो बन जाओगे डिप्टी कलेक्टर, तो वो बांध बन रहा है उसमें जाके तुमको सहयोग करना है ना। बाद में जब आप उन सर्विसेज में जब चयनित हो जाते हो, उसके बाद फिर आपके एक्सपर्टाइज को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता है। जैसे हम पुलिस सर्विस में आए तो हमारी अलग से ट्रेनिंग होती है 2 साल की, तो वहां पे हमें पुलिस बनाया जाता है, ठोक पीट करके, पैर उठा पैर रख, है ना। तो वो बात का प्रोसेस होता है आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग। उस सर्विस से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, रूल्स रेगुलेशंस, और उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी क्या है, सामान्य रूप से लोक सेवक होते हैं। तो कोई भी ऐसा छात्र या छात्रा नहीं है जो इस परीक्षा को क्वालिफाई ना कर सके, ठीक है। तो इसी दृष्टिकोण से पढ़ाई करिए, अपना पूरा ध्यान लगाइए, संशय मत रखिए, दुविधा मत रखिए। एक बार सलमान का छोटू टाइप पे डाला याद रखना, एक बार जब मैंने खुद से कमिटमेंट कर लिया वाला, तो वो कर लेना और अच्छा करते रहो। और जिनको आप मानते हैं अपने घर में या जिनको भी आप अपना आइडियल मानते हैं, उनके प्रति पूरी तरह से अच्छी भावना से समर्पित रह करके ये तैयारी करिए, ठीक है।
तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू।